नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबसे पर्यावरण और हमारा जीवन विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। जब हम पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे जहन में ज़्यादातर केवल इतना ही होता है कि हमारे चारों तरफ जो हरियाली है, जो फसलें हैं, जो वृक्ष हैं, जो वनस्पतियां हैं, तृणविरुद्ध हैं और पक्षी, पशु जो वन प्रांतर में रहने वाले हैं, वे सभी हमारे जहन में आ जाते हैं, हमारे मानस में तैरने लगते हैं कि इसी का नाम पर्यावरण है। लेकिन पर्यावरण शब्द पर अगर हम गौर करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पर जो उपसर्ग है, आंग जो उपसर्ग है और वर्ण, इस तरह से मिल करके परिधन आवरण, ये दो शब्द हो गए। अर्थात जो कुछ भी हमारे मानव समाज को चतुर्दिक घेरे हुए है, हमारे ऊपर जिसका चंदोबा है, हमारे ऊपर जिसका आवरण है, जिसके अंतर्गत हम तरह तरह के भाव धारण करते हैं, तरह तरह के भावों को महसूस करते हैं, तरह तरह के विचार जिसके कारण से हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, वो सभी कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। जिन सब स्थितियों से, दृश्यों से, घटनाक्रमों से, व्यवहारों से हमारा मानव जीवन प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद उसी के आधार पर हमारा जीवन परिचालित और सुविचारित होता है, वो सब कुछ तो पर्यावरण के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। तो अगर हम इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर पर्यावरण फिर है क्या, तो हमारे जीवन पर जिन स्थितियों का, जिन विचारों का, जिन प्रभावों का, जिन घटनाओं का, जिन परिस्थितियों का आवरण चढ़ा हुआ है और जिससे हम निरंतर प्रभावित और अग्रसर होते चलते हैं, वो सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। तो इसको अगर अलग अलग कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हमारे चतुर्दिक वन, बाग, उपवन और उन वनों, बागों, उपवनों में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां, घासें, लताएं, झाड़ियां आदि आदि इत्यादि सब कुछ
प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करने के योग्य हैं और इसका ही नाम प्राकृतिक पर्यावरण है। इसके बाद पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण, ये सब भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए पर्यावरण ही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता हो कि हमारे जीवन की आर्थिकी, हमारे जीवन की जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितनी भी प्रकार की स्थितियां हैं वो सब हमको घेरे भी हुए हैं, हमको प्रभावित भी करती हैं और उस सब से हम अपने जीवन को परिचालित और प्रभावित करते हुए पाते हैं। तो इस सब को पर्यावरण ही कहा जाना चाहिए। मनुष्य को उसके जीवन के चतुर्दिक, वायु की विभिन्न स्थितियां, प्रकाश की विभिन्न स्थितियां, ये आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाले बादल, आंधियां, शीतल मंद सुगंध, पवन के हल्के हल्के झकोरे, ये सभी कुछ तो प्रभावित करते ही हैं। हमारे सामने जब मयूर केक की आवाज करते हुए नर्तन करते लक्षित होते हैं तो हमारा मन आह्लादित होता है, आकर्षित होता है। इसका मतलब उसने भी हमें प्रभावित किया। विभिन्न पक्षीगण अपने कूजन से, अपने उछल कूद से जब हमको आकर्षित करते हैं तो वो उनका प्रभाव देने का उपक्रम ही होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने प्रकार के पशु पक्षी हमारी प्रकृति में विद्यमान हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां विद्यमान हैं, वो केवल हमें आकर्षित ही करते हो, हमें आह्लादित ही करते हो, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, उनकी विभिन्न स्थितियों से हम कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। जब कोई पशु हमें दौड़ा लेता है या हमें कोई पशु विशेष काटने को दौड़ता है, जीव विशेष, प्राणी विशेष हमें काटने को दौड़ता है, तो वो
सब हमें प्रभावित ही तो करते हैं, उससे हम बचने का उपक्रम करते हैं। तो ये सब कुछ कीट भृंग, चींटे चींटी, मक्खी मच्छर, ये सब कहीं न कहीं हम पर प्रभाव डालते हैं। हम उनके प्रभाव क्षेत्र में होकर के अपना दृष्टिकोण, अपना आचरण, अपनी प्रवृत्ति परिवर्तित करने को प्रेरित या विवश भी होते हैं। तो ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक रूप में समझा जाना चाहिए। खिले हुए फूल तरह तरह के, कुछ सुगंधित, कुछ निर्गंधित, कुछ दुर्गंधित भी। ये गंध विशेष का जो दृष्टिकोण है, ये हमारी ग्राह्यता की प्रवृत्ति पर ही तो निर्भर करता है। जो गंध हमें अच्छी लगती है उसको हम सुगंध कहते हैं। जो हमें प्रिय नहीं लगती, जिसकी गंध हमें नहीं सुहाती, उसको हम दुर्गंध कहते हैं। और एक स्थिति निर्गंध की भी है। तो इस सब से हम प्रभावित होते हैं और अपने भाव और विचार भी उसी के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इस सब को जो है हमें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही समझना चाहिए। हवा गुमसुम रहती है, सहसा किसी न किसी दिशा से जब हम धूल उठती देखते हैं और एकाएक तेज अंधड़ हमारे जीवन को विचलित, आंदोलित और सुरक्षा के लिए कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने के लिए प्रेरित कर देता है। तो वो अंधड़, वो तूफान, वो आंधी भी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही समझने योग्य होते हैं। पवन का कोई न कोई रूप जब आकाश में बादलों को उमड़ाने घुमड़ाने लगता है, बादलों का आकाश के अंतर्गत आच्छादन हो जाता है, चपला की रह रह करके तीक्ष्ण चमक, तेज चमक, चौंधियाने वाली चमक और उनके बीच उसके उपरांत होने वाली कभी मंद्र और कभी तुमुल गर्जन जब हमको सिहरा देती है, जब हमें भयभीत कर देती है, एकाएक आकाश में तड़ित की टंकार से जब हम भीत मन हो जाते हैं, तो ये सब भी हमें कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, हमें डराते हैं, हमें कुछ इतर, कुछ अन्यथा सोचने के लिए विवश कर देते हैं। तो ये सब दृश्य भी हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा हो जाता है।
उससे कभी कोई कलमकार, कोई रचना प्रस्तुति दे देता है, या कोई वैज्ञानिक उस चपला की चमक की कौंध में कुछ भौतिक अन्वेषण, कुछ रासायनिक अन्वेषण खोजने का उपक्रम करने लगता है। तो कोई दार्शनिक जब उसमें आध्यात्मिक या किसी अदृश्य सत्ता की अनुभूति करने लगता है, तो इसके ही स्तर से अलग अलग चिंतन, मनन, भाव, विचार, ये सब प्रस्तुत होकर के हमारे जीवन को कोई न कोई नया भावात्मक या विचारात्मक या लौकिक या पारलौकिक रूप देने का कार्य करते हैं। ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत होते हुए भी हमें आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुप्राणित भी करता है। किसी अदृश्य सत्ता के चिंतन की ओर हमें गुरु गंभीर होकर के सोचने के लिए मजबूर भी करता है। सभी कुछ नई नई वैचारिक शरण से युक्त होकर के हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। तो वो सब कुछ नए नए क्षितिज विचारों के, आचार के, संस्कार के, चिंतन के, मनन के प्रस्तुत करता ही है। हमारे जीवन के चतुर्दिक घटने वाली राजनीतिक घटनाएं, कभी हिंसक, कभी अहिंसक, या कभी किसी विशेष स्थितियों से उत्पन्न राजनीतिक जीवन, शासन सत्ता, उनकी विभिन्न स्थितियां, उनके अंतर्गत हमारा रूबरू होता हुआ जीवन, ये सब कुछ राजनीतिक जीवन, राजनीतिक पर्यावरण का ही कारक बनता है। और उसके कारण से हम प्रभावित और उसके कारण से हम अनुप्राणित होते चलते हैं और अपना विचार बदलते हैं और प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ हमारे जीवन में हमारा जो आचार विचार है वो भी हमारे राजनीतिक कारणों से प्रभावित होता है। हमें कोई न कोई नया दृष्टिकोण बनाने के लिए और उसके अनुसार हमको अपने अनुरूप चलाने के लिए प्रेरित भी करता है। तमाम सरकारों के रूप, तमाम शासन प्रशासन के रूप और उसके प्रभाव में
बहता चलता हमारा जीवन आखिर राजनीतिक स्थितियों की ही तो देन है। तो राजनीतिक पर्यावरण भी हमें घेरे हुए है और हम उसके अंतर्गत चलते फिरते तरह तरह के आचरण करते और उसका प्रभाव ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न वस्तुओं का अभाव, प्रभाव, आधिक्य, न्यूनता, ये हमारे जीवन के आर्थिक पर्यावरण को बताने का कार्य करते हैं। हमारी जरूरतें जब अर्थाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाती या हमारे पास सुविधाओं का इतना आधिक्य हो जाता है कि उसके कारण से भी हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। कभी विभिन्न संसाधनों का आधिक्य और कभी उनका अभाव दोनों हमें खलता है। तो उस सब के कारण से भी हम प्रभावित होते हैं और उसके अंतर्गत हमें अपनी जीवन संरचना गतिशील करनी होती है, अपने जीवन को चलाना होता है। तो ये आर्थिक पर्यावरण भी अनेकों रूपों में हमें प्रभावित करता है। उसके भी घेरे से हम निकल नहीं पाते हैं। उसका भी आवरण हमारे चारों तरफ एक आर्थिक आवरण डाल करके हमें उसके अंतर्गत रखने का कार्य करता है। इसी के साथ हमारी सनातन से चली आने वाली परंपराएं, रीति रिवाज, आचार विचार, जीवन शैली, उपासना शैली, विचार शैली, रहन सहन की शैली, ये सब हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। धर्म तो सनातन रूप में एक ही है, लेकिन उसमें व्यक्ति विशेष के द्वारा जब उपासना, चाल चलन, रहन सहन, इन सब के लिए कोई निर्धारक व्यक्तित्व अपना दृष्टिकोण परिवार विशेष, समूह विशेष, क्षेत्र विशेष पर इस तरह से आरोपित कर देते हैं कि फिर उसके अंतर्गत ही वैसा ही व्यक्ति चलता हुआ कभी उग्र, कभी सरल रूप में प्रस्तुत होता हुआ, कभी हिंसक, कभी अहिंसक होता हुआ लक्षित होने लगता है। तो वो सब कुछ सांप्रदायिक अधिक हो जाता है और वो भी धर्म का एक हिस्सा हो सकता है। धारणीय कर्म एवं धर्म धारयते सधर्म के अनुरूप कभी हम अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी समाज सापेक्ष, कभी समाज निरपेक्ष, कभी समाज के
साथ द्वंद्व करते हुए और कभी उसके साथ साहचर्य करते हुए जब प्रस्तुत होते हैं तो वो सब कुछ धार्मिक वातावरण, धार्मिक पर्यावरण के अंतर्गत हमें अपने को समझने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है। धर्म तत्व की विचिकित्सा चिंतन करने के अलग अलग ढंगों ने जहां कुछ लोगों को ईश्वरवादी, कुछ लोगों को अनीश्वरवादी, कुछ लोगों को आस्तिक और कुछ लोगों को नास्तिक रूप में उनके भावों और विचारों को, आचरणों को दिखाने का कार्य करता है, तो वह भी धार्मिक पर्यावरण के अंतर्गत समझने योग्य हो जाता है। क्षेत्र विशेष, समाज विशेष, देश विशेष के अंतर्गत समाज के रहने, पहनावे, आवास आदि, खान पान, एक दूसरे से मिलने जुलने के जो ढंग हैं वो सब मिलकर के सामाजिक पर्यावरण की संरचना को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। और तब हम खुद को, स्वयं को सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत रहता हुआ, चलता हुआ, आचरण करता हुआ पाते हैं। वो सब कुछ सामाजिक पर्यावरण हो जाता है। हम आपने देखा होगा कि कृषि पूरे विश्व में सर्वत्र की जाती है, लेकिन सभी फसलें और उन फसलों को उत्पादन करने के ढंग, उनके लिए संसाधन भिन्न भिन्न प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। कहीं कोई विशेष प्रकार का फल, कहीं कोई विशेष प्रकार की फसल जो हमारे जीवन के लिए, जीवन यापन का साधन बनती है। फल जो कुछ अलग अलग रस के, अलग अलग स्वाद देने वाले होते हैं, वो सब भी हमें प्रभावित करते हैं। तो हमारी कृषि भी नाना रूपों में हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा बनती है। कुछ उसमें प्राकृतिक, कुछ सामाजिक और कुछ क्षेत्रीय पर्यावरण के अंतर्गत भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देते हैं। कुछ जीवन शैली दूसरे की जीवन शैली के जब विपरीत होती है तो उसमें द्वंद्व भी उत्पन्न होता है, संघर्ष भी उत्पन्न होता है। कुछ लोग हथियारबंद के रूप में किन्हीं पर ज्यादा सशक्त होकर उन पर हिंसाचार करने लगते हैं, और ऐसा हिंसाचार भी जब हमारे जीवन को प्रभावित करता है, अनुप्राणित करता है और हमें कुछ अन्यथा सोचने के लिए मजबूर करता है, कहीं आतंकवाद, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं नस्लवाद, ये सब भी कुल मिलाकर के पर्यावरण के
विविध प्रकार के हिस्से के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं, उस सबको हम पर्यावरण कह सकते हैं। और पर्यावरण कह करके हम उसके प्रभाव को ग्रहण करते हुए उसमें अपने जीवन को रचा बसा महसूस करते हैं। तो उसी रूप में हमको ये समझना चाहिए कि मनुष्य किसी एक प्रकार का प्राणी नहीं कहला सकता। कहीं वो सामाजिक प्राणी है, कहीं आर्थिक प्राणी है, कहीं राजनीतिक प्राणी है, कहीं सांस्कृतिक प्राणी है, कहीं धार्मिक प्राणी है और कहीं प्राकृतिक प्राणी भी है। उन सब रूपों में अपने मानव जीवन को समझना, यही तो हमारा मानव जीवन है। उसी के अनुरूप अपने को विविध रूप में पाना, यही तो हमारा मानव जीवन है। हमारा जीवन इन्हीं रूपों में जहाँ तहाँ जिस जिस रूप में दिखाई देता है, वो सब वस्तुतः अंततः पर्यावरण का ही हिस्सा हो जाता है। हम भी पर्यावरण के ही हिस्से हो जाते हैं, हाँ, विविध रूप में। तो आज आप सबने पर्यावरण को कुछ अधिक विस्तार से समझने का कार्य किया होगा और आपका इस रूप में आशीर्वाद मिले, अपनापन मिले और आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी दें और जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो उस पर अपना आशीर्वाद भी देने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।